Good morning again to विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने अकाउंट्स का सेशन, और इस अकाउंट के सेशन में हम लोग एक बहुत मेजर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपको मालूम होगा कि बोर्ड ने 10 नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो डिलीट हुई हो, तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना है, बहुत समझ के करना है। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे आसान चैप्टर है अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूं इसके जो टर्म दिया हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। आप वैसे नाम से ही समझ गए होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं चलती बल्कि किसी सोशल वर्क के साथ काम करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्लब्स का मेन एजेंडा ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए, उनका मेन एजेंडा होता है लोगों को एंटरटेन करें। यस, उनका मेन एजेंडा होता है लोगों की गैदरिंग हो, उनका मेन एजेंडा होता है, जैसे अगर मैं क्रिकेट क्लब की बात करूं तो क्रिकेट क्लब बेसिकली प्लेयर्स के लिए होता है। ठीक है, जो क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो उस क्लब को ज्वाइन करते हैं और उसके साथ मूव करते हैं। ऐसे आपने फोटोग्राफी क्लब सुना होगा, ऐसे बहुत सारे और क्लब्स बनते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं होती, दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और आप देखेंगे मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर एंड सर्व द सोसाइटी। क्या मेन काम है इनका? वेलफेयर एंड सर्व द सोसाइटी। तो आपको यह बात याद रखनी होगी कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें, और जब हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी को सर्व भी कर सकते हैं, करते ही हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या इसका जो फाइनल अकाउंट है बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे प्रॉफिट वाले फर्म्स का बनता है। देखिए, प्रिंसिपल्स तो सेम होते हैं पर नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू सर्व द सोसाइटी। अगर आपको क्लास 11th के फाइनल अकाउंट याद हो, देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करती हूं। फाइनल अकाउंट याद हो तो आपने देखा होगा, वहां पर आपने पढ़ा था कि हम ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग बनाते हैं और PL अकाउंट बनाते हैं। यस, और फिर हम क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। आई होप आपको याद होगा, हम ट्रेडिंग बनाते थे। ट्रेडिंग से हम क्या ट्रेडिंग से हमें क्या आउटपुट मिलता था? ट्रेडिंग से हमें 2 आउटपुट मिलते थे, मतलब एक मिलेगा, आइदर वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट और वी वुड हैव गॉट ग्रॉस लॉस। यस, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, आपको याद होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता था सीजर रूल को फॉलो करते हुए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता था तो वो क्रेडिट हो जाता था, और अगर ग्रॉस लॉस होता था तो वो डेबिट हो जाता था। आई होप आपको ये याद होगा। ठीक, फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, यहां पे हमने ट्रेडिंग में क्या किसको यूज किया है? सिर्फ डायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स को यूज किया। आई होप ये बात आपको याद होगी। अब जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स थे वो किस में आते हैं? PL में। तो यहां पर क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, आपको याद होगा। ठीक है, अब हमारे पास PL से हमारे को आउटपुट क्या मिलता है? देखिए मैं डिफरेंट कलर्स के पेन इसलिए यूज कर रही हूं ताकि आपको याद रहे। PL से हमें 2 चीजों का फिर से आउटपुट मिलता था, आइदर
we would have net profit or net loss. ठीक है, ये नेट प्रॉफिट में यहां लिख दे रही हूं, either we have net profit और net loss. फिर हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो कि जितना भी नेट प्रॉफिट आता था वो सारी चीजें हम बैलेंस शीट में डालते थे, और बैलेंस शीट में आपको एक चीज और याद होगी कि बैलेंस शीट में हमारा जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज ऑल कंटेनिंग द लायबिलिटीज एंड ऑल द एसेट्स आर ऑन द राइट साइड. यस, ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में सीखी होंगी. अब यही सारी चीजों को हम असेंबल करेंगे दोबारा, और अब हम बात करने वाले हैं कि एनपीओ का कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये मैंने आपको रिवाइज करवाया क्योंकि यहां पर जो एनपीओ है वो बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह चलता है. ठीक, मैं इसे इरेज करती हूं, इरेज ऑल. ठीक, बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की. अगर आप लोगों को कैश बुक याद हो या कैश का अकाउंट याद हो तो आपको एक बात याद होगी कि हम क्या करते थे, कैश बुक में हम क्या करते थे, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो एक साइड लिखते थे और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो एक साइड लिखते थे. याद है? सेम चीज जो इनकम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बिल्कुल कैश बुक की तरह है. जितना भी पैसा मिला हमने रिसिप्ट में लिख दिया, और जितना भी पैसा हमने पे किया किसी भी फॉर्म में वो सारा का सारा कहां लिख दिया, करेक्ट, पेमेंट अकाउंट में लिख दिया. ठीक है, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को भी आप बिल्कुल टी फॉर्म में बनाएंगे, बिल्कुल कैश बुक की तरह. आप देख सकते हैं इस तरफ सारी की सारी इनकम्स होती हैं. ठीक है, और यहां पे सारे के सारे पेमेंट्स होते हैं. जितनी भी इनकम है, जहां से भी आपको इनकम मिल रही है वो सारी की सारी एक तरफ लिखी जाएंगी, और जो भी पेमेंट्स होंगे वो आपकी दूसरी तरफ लिखे जाएंगे. अब बात आती है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें करना क्या है. इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम ये दोनों अकाउंट बनाएंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दूसरी बनाएंगे जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है दैट इज बैलेंस शीट. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, बिल्कुल एक कैश बुक की तरह है. बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की. ठीक है, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो इनकम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं. हमारे दो तरह की इनकम होती है. एक इनकम होती है जो रेवेन्यू नेचर की होती है, और एक इनकम ऐसी होती है जो कैपिटलाइज नेचर की होती है. रेवेन्यू नेचर की इनकम क्या होती है, जो इनकम हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, उन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम्स. ठीक है, रेवेन्यू रिकरिंग फॉर्म में है. ठीक है, और जो कैपिटल नेचर की होती है वो एक ही बार मिलती है, और उसे हम कहां शिफ्ट करते हैं, हम उसे बैलेंस शीट में शिफ्ट करते हैं. तो जब भी हम इनकम की बात करते हैं तो प्लीज याद रखिएगा, हमें सबसे पहले अपनी इनकम को दो कैटेगरी जो हमारी दी हुई है कि वो रेवेन्यू नेचर की है या वो कैपिटल नेचर की है, उसे डिसाइड करना. जो रेवेन्यू नेचर की इनकम है जैसे सब्सक्रिप्शन, जैसे डोनेशन, ठीक है, जैसे ये दोनों चीजें कैसी इनकम्स होती हैं जो आपको बार बार मिलती रहेंगी. अगर ये बार बार मिलती रह रही हैं तो ये किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ठीक, अब आ जाओ कैपिटल नेचर की कौन सी होती है. मैं यहां लिख दूं, आप आई होप आपको क्लियर होगा. इनकम में एक होती है रेवेन्यू नेचर की जो रिकरिंग नेचर की होती है, और एक होती है कैपिटल नेचर की. ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया एक डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन दी हुई है, क्लियर डोनेशन, सिर्फ डोनेशन दी है तो दैट इज रेवेन्यू नेचर, बार बार मिलता रहता है. और एक होता है सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ये दोनों आपकी रेवेन्यू नेचर की हैं और आपके रिकरिंग नेचर के होने की वजह से इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। और दूसरी होती है आपकी कैपिटल नेचर की, जैसे आपको मिला डोनेशन फॉर बिल्डिंग या प्राइज फंड, कोई भी या टूर्नामेंट फंड, कोई भी इनकम जो आपको स्पेशल पर्पस के लिए मिला हो, या आपको लेगेसी, ठीक है, ऐसी कोई इनकम जो आपकी सिर्फ एक ही बार होती हो, बार बार नहीं होती है, वो कैपिटल नेचर की होगी। और ये जो कैपिटल नेचर की इनकम होती है ये कहां जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। और जो रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है वो कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। होप दिस इज क्लियर। जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं। तो अब हम आते हैं, ये मैंने बना रखा है टी शेप में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये बिल्कुल पीएल की तरह बनता है। किसकी तरह? पीएल की तरह। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल पीएल की तरह बनता है। यहां पर आपके सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और अमाउंट लिखा जाएगा, और यहां पर पूरी आपकी इनकम्स होती हैं और अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एक तरफ इनकम है और एक तरफ एक्सपेंडिचर है। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कोई भी तरह का एक्सपेंडिचर आपने क्या कहते हैं, अगर आपके पास प्राइज फंड्स हो रहे हैं, या आपने कोई चैरिटी में दिया है पैसा, या आपने कोई बैट बॉल खरीदी है, कुछ भी, किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर्स आपके यहां पे आएंगे। डेप्रिसिएशन लग गया फर्नीचर पे, वो भी यहां पर आएगा, ठीक है। किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके किस तरफ आएंगे? एक्सपेंडिचर तरफ, ठीक। इनकम में फिर आपको ध्यान देना है, इनकम में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होती है वो होती है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? आप जो आपके मेंबर्स होते हैं उन्हें अपने मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए हर साल या जो भी टेन्योर होता है उसमें आपको कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है फर्म को, तो वो उनकी मेन इनकम होती है, प्राइमरी इनकम होती है, और उसी इनकम को वो मल्टीप्लाई करते करते ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर या डेवलपमेंट के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नॉमिनल इनकम होती है। यहाँ पे आ गया सब्सक्रिप्शन आ गया, अगर आपको डोनेशन मिला है तो डोनेशन आ गया, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट में तो वो आ गया। तो यहाँ पे जितनी भी इनकम होती हैं रेवेन्यू नेचर की, वो सारे के सारे आपके इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। और फिर अब लास्ट में आता है आपका बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे तो आपको याद होगा, बैलेंस शीट में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक हमारे पास होती हैं लायबिलिटीज और एक होती हैं एसेट्स। ये आप क्लास 11th में भी बनाते आ रहे होंगे, इसीलिए अब मैं इसमें ज्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करके आगे बढ़ूंगी, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा बस एक छोटी सी बात रिपीट करती हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर क्लास 11। सो अब हम इसका थोड़ा सा वास्ट वर्जन करेंगे। इसमें कुछ खास चीजों में, जैसे ट्रेडिंग बनता था, यहाँ ट्रेडिंग की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से दो चीजें निकालते हैं। ये एक पॉइंट था जो मैं रुकी थी, जिसको मुझे आपको बताना था। यहां से आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो आपको मिलेगा सरप्लस या आपको मिलेगा डेफिसिट, ठीक है। हम इससे प्रॉफिट नहीं लिखते, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग से मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर पीएल से मिलता है नेट प्रॉफिट, यस। तो अब यहां पर हम प्रॉफिट का टर्म नहीं यूज करते, प्लीज याद रखिएगा। ये पॉइंट बच्चे गलत करते हैं और ये इसकी वजह से बोर्ड में बच्चों के नंबर कटते भी हैं। तो यहां पर आप जो टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे प्रॉफिट के लिए? सरप्लस। और अगर लॉस है तो आप क्या यूज करेंगे? डेफिसिट, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं जो बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, it involves preparation of the final statement fund wise and consolidate of those statement to represents the final position of the organization। आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनाते हैं, और बैलेंस शीट आपको पता है आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है
वो आपको रिप्रेजेंट करती है। बैलेंस शीट बेसिकली आपके जो आपके एसेट्स हैं, जो आपकी लायबिलिटीज है, सबको समराइज फॉर्म में करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है। Balance sheet of the not-for-profit organization is prepared in similar manner and with the same objective as that of the profit-seeking organization. बिल्कुल सेम तरीके से बनती है जैसे प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बनती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। इसी के साथ आगे ओके बच्चों, अब हम एक ऐसे पोजीशन पे आ गए हैं जहां पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ओमिक्रॉन आ चुका है और अभी हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि बोर्ड हमें क्या करता है। बोर्ड हमारे ऑब्जेक्टिव पे लेता है, लॉन्ग पे लेता है, या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देता है, क्या करता है अभी बोर्ड कुछ डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है। तो इस सिचुएशन के लिए विद्या प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, मंदिर प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए हर तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं। आप उसे यूज करें तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। बढ़ते हैं आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, देयर आर 50 मेंबर्स इन द सिटीजन क्लब, ईच पेइंग द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000. सब्सक्रिप्शन received during the year ₹49,500. Subscription received in advance at the beginning of the year is 1,000 and at the end of the year is 900. Amount shown in the income and expenditure account. देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का क्या अमाउंट लिखेंगे, यही तो पूछ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसके बाद यहां पे आप उसकी वैल्यू लिखेंगे। प्लीज ये नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी पेंसिल उठा के इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर और ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम ऐड करते हैं। प्लीज इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनेगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आएगा। अब माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर और फिर माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर। इसे आप जरा नोट करें और फिर देखिए ये जो बैलेंस, नेट बैलेंस आता है, ये हम कहां डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इसे आपको ध्यान देना है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आना हमें 100% है कि इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि यही एक मेजर पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन का आता ही है पेपरों में। अगर ये 3 नंबर में नहीं आएगा तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, पर ये आपको 100% आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझा देती हूं कि इसमें हुआ क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली सबसे पहली बात, हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलता है ड्यूरिंग द ईयर हम वहां लिख लेते हैं। अब हमारे पास हमारे एडजस्टमेंट्स में बहुत सारी चीजें दी होती है सब्सक्रिप्शन के बारे में। कई बार दिया होगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, फिर दिया होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, फिर दिया होगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, और फिर दिया होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का।
हमें क्या डालना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, आप समझिएगा ये लिखा क्या है। आपको जितना सब्सक्रिप्शन चाहिए था आपने वो सब्सक्रिप्शन मतलब मिला था, आपने वो सब्सक्रिप्शन लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का, अभी नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलेगा, इसीलिए ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, इसीलिए आपने इसे ऐड कर दिया। ठीक, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। मिलेगा, मिलना है करंट ईयर का, इसलिए आपने उसे ऐड कर दिया। ठीक, अब प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल का इकट्ठा दे जाते हैं सब्सक्रिप्शन। यस, या प्रीवियस ईयर में ही हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन दे दिया। प्रीवियस ईयर में दिया लेकिन है वो सब्सक्रिप्शन किसका? करंट ईयर का है, तो करंट ईयर की इनकम है, तो आप प्रीवियस ईयर के एडवांस को क्या करोगे? ऐड कर दो। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो हो गया या करंट ईयर की बात। अब आते हैं प्रीवियस ईयर की बात। प्रीवियस ईयर में 4000 रुपीज सब्सक्रिप्शन था जो हमें मिलना था। ठीक है, लेकिन हमें नहीं मिला, करंट ईयर में मिल गया। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में मिल गया, लेकिन वो करंट ईयर की तो इनकम नहीं है ना, इसीलिए प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज किसमें होगी? माइनस में। अब ऐसे ही आ जाइए, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। भाई आज हम करंट ईयर में हैं, हमें नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले ही मिल गया। भाई करंट ईयर में है, नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले मिल गया, एडवांस मिल गया, तो क्या होगा? ये इस ईयर का तो नहीं है ना, तो जब ये इस ईयर का नहीं है तो कहां जाएगा? ये डेफिनेटली करंट ईयर का ना होने की वजह से ये डिडक्ट हो जाएगा। होप आई एम क्लियर? ठीक, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है कि आपको जो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी, जो नेट सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आएगी, ये बेसिकली करंट ईयर में आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, ये उसकी वैल्यू है। ठीक, प्लीज बच्चों इस चीज को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और यही नेट सब्सक्रिप्शन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज कर रही हूं। ठीक, देखिए ये तो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करना है और सब्सक्रिप्शन के साथ हमें कैसे काम करना है ये बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हम प्रीवियस ईयर का क्यों ऐड करें या करंट ईयर का क्यों ऐड करें, हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख देते? बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, जब हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम एग्जाम में करेंगे। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो आप तब अप्लाई करना जब आपसे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पूछा जा रहा हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तब जब आपको यह बात ना पता हो कि कितने मेंबर्स हैं और कितना सब्सक्रिप्शन पर ईयर में है, तब आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें पहले ही पता है कि हमारे पास 50 मेंबर्स हैं और 50 मेंबर्स हमें 1000 रुपए देंगे ही। 50 मेंबर्स हैं और 50 मेंबर्स हमें 1000 रुपीज देंगे ही, पर मेंबर हमें कितना देगा? 1000 रुपीज देगा ही। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या दिखाएंगे? डेफिनेटली हमें उस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, हम डेफिनेटली क्या करेंगे? 50 into 1000 यानी कि 50,000 रुपीज हमको दिखाने हैं अपने अकाउंट में। देखिए मैं यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सहूलियत के लिए बना दे रही हूं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं यहां लिखती हूं सब्सक्रिप्शन, क्या करूंगी? 1000 into 50 यानी कि 50,000 रुपीज मुझे मिलेंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में मुझे कितना दिखाना है? करंट ईयर की इनकम कितनी है सब्सक्रिप्शन से? दैट इज 50,000 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको यह बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम इसमें ये क्यों दिया है ऐसा? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 49,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द एडवांस इन द बिगिनिंग इज 1000 एंड एट द एंड इज 900। बच्चों आप बिल्कुल वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया
कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है उसे माइनस कर दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे प्लस कर दो, एडवांस करंट ईयर का है माइनस कर दो, प्रीवियस ईयर का एडवांस है प्लस कर दो। बिल्कुल अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका आंसर 50,000 रुपीज ही आएगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्यों नहीं किया मैंने, ये बात भी मैंने आपको बहुत आराम से बता दी है, क्योंकि इसमें अप्लाइड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब मुझे पता है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने और पर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाल दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आ गए हमारे एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन। बच्चे इन क्वेश्चन से बहुत घबरा जाते हैं, बच्चों को लगता है ओफ ये एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन तो हमें कभी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर इन्हीं में छुपा होता है, बस आपको यह समझना पड़ता है कि इसका आंसर है कैसे, निकलेगा कैसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and reason R. Choose one of the correct alternative given below. Both assertion A and reason R are true and R is correct explanation of assertion A. Both assertion A and reason R are true but R is not the correct explanation of A. Third है, C है, assertion A is false but reason R is true. And the last is assertion A is true but the reason R is false. ठीक, ये चार आपके पास कॉन्सेप्ट दिए हैं जिसके थ्रू आपको इनका आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन द अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फाइंड आउट द ऑड वन। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट अभी मैंने आपको बताया किसके साथ डील करता है, कैसे डील करता है, इसका नेचर क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल कैश बुक की तरह। यानी कि कैश का कोई भी इनकम या कोई भी पेमेंट होगा वो कहां लिखा जाएगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। यही बताया था मैंने। अब इसी के साथ देखते हैं, ऑड वन आउट निकालना है तो इसमें एक ऐसा वन ऐसा दिया होगा जिससे हमारा कुछ मतलब नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या जाएगी, आउटस्टैंडिंग देनी है, देनी है अभी दी नहीं है, लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। फिर हम थर्ड पे आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन, अगेन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसमें कोई कैश नहीं गया। एक्रूड सब्सक्रिप्शन मिलना है, मिला नहीं है, ये सुनो। तो अब आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको इसमें दिख जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि तीन तो ऐसे हैं जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो कैश का ट्रांजैक्शन है। बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही सुना और समझा कि लाइफ मेंबरशिप फीस के थ्रू ही हमें बस पैसा आ रहा है। बाकी ये तीनों के तीनों ट्रांजैक्शन कैसे हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हैं। तो सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम और एक्सपेंस लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जाएगी। होप आई एम क्लियर? यस, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, assertion वाला है, subscription received during the year by the not for profit organization is recorded in the receipt and payment account. कहां, subscription received during the year by NPO, that is not for profit organization, is recorded in the receipt and the payment account. Is the statement true? Very true. मैंने अभी भी डिस्कस किया, जितना भी पेमेंट मिला वो सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। अब इसका रीजन क्या दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शन whether pertaining to the current year or previous year. Very true. This is also true and this is also true. But is our correct explanation of A? Please let me know. भाई इन्होंने बोला, पहले वाले में क्या बोला? Subscription received during the year by the not-for-profit organization is recorded in receipt and payment account. हमने बोला true. फिर हमने क्या बोला? Receipt and payment account records all the cash transaction whether pertaining to current year or previous year.
दिस इज ऑल्सो ट्रू। पर क्या ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये? यस, इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस इज वेरी ट्रू, यहां पर ए आएगा। बोथ assertion A and reason are true and the reason R is correct explanation of assertion। क्योंकि आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, सब्सक्रिप्शन जितना भी मिलता है, चाहे करंट ईयर का मिले, चाहे प्रीवियस ईयर का मिले, चाहे एडवांस में मिले, वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन कहां रिकॉर्ड होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर से assertion रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है, आपको देखा होगा आपने क्वेश्चंस में, जो ओपनिंग होता है वहां लिखा होता है टू बैलेंस BD, और जो क्लोजिंग होता है वो बैलेंस लिखा होता है टू द क्लोजिंग बैलेंस, ये CD। जो वो ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, सोचिए क्यों ट्रांसफर होगा, क्या होता है वो ट्रांसफर से? बिल्कुल सही, वो बिल्कुल ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो किसका बैलेंस है? वो बैलेंस है कैश का। ठीक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी बैलेंस किस में होता है? ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। सरप्लस है या डेफिसिट है, दोनों के दोनों ही ट्रांसफर होते हैं बैलेंस शीट में। हमें पता चल गया ये भी स्टेटमेंट ठीक है और ये भी स्टेटमेंट ठीक है, पर क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट की, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो आपको इन चारों में से कौन सा मिला? बोथ assertion and reasons are true, बिल्कुल ठीक है, but the reason is not the correct explanation of assertion A। बिल्कुल ठीक बात है भाई, वहां पे अगर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की बात करते, कोई कुछ बताते तो ठीक था, लेकिन वहां तो इनकम एक्सपेंडिचर की बात करे, पर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। आई होप आपको यह बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी assertion और रीजन के क्वेश्चन हैं, आपको घबराना नहीं है और आपको दिमाग लगा के उसके पॉइंट्स को मार्क करके आराम से उसका एक्सप्लेनेशन लिखना। ठीक, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सम मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि थोड़ा केस स्टडी है, क्योंकि केस स्टडी भी आपकी आएगी ही, और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आपके पास आएंगे। केस स्टडी पढ़ने से पहले मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में भी बोला था कि हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला इंफॉर्मेशन पूछ रहा है प्राइमरी सोर्स क्या है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिएगा प्राइमरी सोर्स क्या है। और दूसरा बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो लैंड डोनेटेड की है ग्रैंडफादर ने, वो कहां जाएगी? हाउ विल यू ट्रीट द लैंड डोनेटेड बाय द ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि द लायबिलिटी टुवर्ड्स द एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू ₹12,000, 24, 1200। ये इसमें क्या अमाउंट आएगा, ये हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। चलिए, 4 क्वेश्चन मिल गए। पहले प्राइमरी सोर्स ढूंढना इनकम का, दूसरा सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट है, तीसरा इन्होंने पूछा जो ग्रैंडफादर ने लैंड डोनेट किया वो कहां जाएगी, और चौथा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा और कितना जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप केस स्टडी देख सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, विजय शंकर, an ex-Indian cricketer, decided to start a cricket academy to train the young enthusiastic player of down south. With the support and the guidance of his family, he started a Star Cricket Academy. ठीक है, Trevelyan Township areas on 1st April 2020.
लैंड वॉज डोनेटेड बाय द ग्रैंडफादर वर्थ ₹10 लाख। ग्रैंडफादर ने लैंड दी है एज पर हिज विल। हिज फादर शंकर डोनेटेड 5 लाख रुपीज फॉर द कंस्ट्रक्शन and running the academy. He spent 3 lakh rupees for the construction of the pavilion. 200 players. अब यहां देखिएगा, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो मैं मार्क कर रही हूं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आराम हो जाए। 200 players of the Triveli joined the academy and they paid Vijay Shankara they paid yearly subscription of 1200 rupees each. देखिए मार्क कर दिया मैंने। 200 प्लेयर हैं, 1200 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। 10 प्लेयर्स पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एडवांस कितने प्लेयर्स ने दिया, 10 प्लेयर्स ने। फॉर द नेक्स्ट ईयर 21-22 विजय अपॉइंटेड वेल एक्सपीरियंस कोच फॉर देम। द कोच फी अमाउंट टू ₹1,20,000 पर एनम। ये तो उसकी फीस है जो अपॉइंट हुआ है कोच, उसको पे करना है। द मेंटेनेंस एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹75,000। बैट एंड बॉल परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹15,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बैट एंड बॉल अमाउंटेड टू ₹1,000। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया विजय ने जो क्रिकेट अकादमी स्टार अकादमी के नाम से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार क्रिकेट अकादमी के नाम से, जिसमें उसको 10 लाख रुपीस की जो लैंड है उसके ग्रैंडफादर ने डोनेट कर दी है। ये जो ग्रैंडफादर ने डोनेट की अकॉर्डिंग टू द विल, दिस इज कॉल्ड एज लेगेसी। ठीक है, और जब हमें कुछ ऐसा संपत्ति मिलती है, कोई ऐसी एसेट मिलती है, तो ये कैपिटल नेचर की होती है और ये लायबिलिटी में जाती है, रेवेन्यू नेचर की नहीं है। देखिए ये रिसिप्ट आपके पास कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, तो ये लेगेसी के फॉर्म में आपकी जाएगी, कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। ठीक, फिर फादर ने डोनेट किए 5 लाख रुपीस, जिसमें कंस्ट्रक्शन और रनिंग अकेडमी है, जिसमें से उसने 3 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन करा दिया। अब क्वेश्चन मेन यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये तो आपको पता चल गया क्या क्या मिला है। 200 प्लेयर की अकेडमी है, हर प्लेयर 1200 रुपीज दे रहा है। इसमें से 10 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस दे दिया। फिर इन्होंने बोला, इन्होंने एक कोच को हायर किया और इस कोच को 1,20,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से इसको फीस दे रहे हैं। मेंटेनेंस जो है क्रिकेट अकादमी का वो 7,500 है, इसमें सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह होंगे। ठीक है, फिर इन्होंने बैट और बॉल खरीदे जो कि 15,000 रुपीज के थे, लेकिन 1,000 रुपीज के अभी क्लोजिंग स्टॉक में हैं। यानी कि पूरे ईयर में जो बैट और बॉल है वो कितने रुपए की यूज हो गए। ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं। करेक्ट भाई, 15,000 का खरीदा और 1,000 रुपए का बचा, तो कितने रुपए का बचा, 14,000 का बचा। तो 14,000 रुपीज इज लेफ्ट, इज बीइंग डिप्रिशिएटेड एंड इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो ये जो 14,000 रुपीज है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर तरफ जाएगा। क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल ठीक, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका डोनेशन भी हो सकता है जो उसके फादर ने दिया 5 लाख रुपीस। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका सब्सक्रिप्शन भी है, यस और नो। तो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन बोथ आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एंड सब्सक्रिप्शन। I hope this is clear. Next question, the amount of the subscription to be credited to the income and expenditure account. देखिए इसके लिए पहले ही मैंने मार्क कर दिया था और मैं अब दूसरे कलर का पेन इसलिए ले रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे। 200 प्लेयर्स 1200 ईच। क्वेश्चन पे वापस, 200 प्लेयर्स 1200 ईच। यस, तो आपको कितना अमाउंट क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दैट इज 2,40,000 विल बी गिवन इनटू इनकम अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितना अमाउंट आप लिखोगे,
that is 2,40,000 rupees will be credited to income and expenditure account. ठीक है, फिर देखिए यहां पर मुझे कुछ भी वो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका क्या रीजन था? क्योंकि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लेयर्स दिए हैं, यस प्लेयर्स दिए हैं, और यहां पर कितना दिया है? पर प्लेयर का अमाउंट दिया है कि कितना उसे सब्सक्राइब करने के लिए, तो हमें पता चल गया इट इज 2,40,000 रुपीज। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाउ विल यू ट्रीट द लैंड डोनेटेड बाय द ग्रैंडफादर? मैंने अभी बोला ना, जब भी लैंड डोनेट हो रही है कोई भी तरीका, एक आपको आपकी एसेट बन जाती है और ये आपकी कैपिटल बन जाती है। तो प्लीज याद रखिएगा, कोई भी चीज जो आपको लेगेसी के फॉर्म में मिल रही है, कोई भी चीज जो आपको ग्रैंडफादर के से मिल रही है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल नेचर। यस, दैट विल बी एडेड इन द कैपिटल ऑल्सो एंड दैट विल बी एडेड इन योर एसेट ऑल्सो एज लैंड। तो ये बात आपको याद रखनी है, कैपिटल में भी ऐड करेंगे और लैंड के फॉर्म में भी आप लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। ओके, द लायबिलिटी टूवर्ड्स एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट 2 रुपीज। ये लायबिलिटी है एडवांस सब्सक्रिप्शन की कि कितना रुपए एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला आपको। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूं कि कितने लोगों ने, 10 प्लेयर्स ने एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया। देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, 10 प्लेयर्स पेड इन एडवांस। तो ये लायबिलिटी हो गई, ये करंट लायबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, तो 10 इंटू 1200 यानी कि आपको कितने रुपए मिले? 12,000 रुपए मिले एडवांस सब्सक्रिप्शन के। दैट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The amount of the subscription received as per the receipt and the payment account of the Star Cricket Club. अब यहां पर आपको कितना पेमेंट मिला रिसिप्ट एंड इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 200 प्लेयर्स थे, 200 प्लेयर्स ने 1,200 रुपए दिए, यानी कि यू रिसीव्ड 2,40,000 रुपीज। I hope you must have remembered this. Yes. और फिर आपको यह भी याद होगा 10 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने एडवांस दिया। That means how much have they paid? They paid 12,000 rupees as advance. तो आपको टोटल पैसा कितना मिला? You can see it on the board. It's written. This is what you have received subscription current year and this is advance current year. तो इन दोनों का हम टोटल कर देते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और यही अमाउंट आया होगा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में इट इज 2,52,000 रुपीज। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने अमाउंट निकाल लिया जो हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मिलना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। What amount should be charged to the income and expenditure account of the bat and ball consumed during the year? देखिए, कंजप्शन, इसके लिए हमने पहले ही मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। हमने कितने के खरीदे थे? 15,000 के खरीदे थे। आज उसकी क्लोजिंग कितना है? 1,000। तो आपको मैं एक फॉर्मूला और बताने जा रही हूं, प्लीज जरा उस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा। हम निकालते हैं बेसिकली हमारे कंजप्शन कितना होता है। ठीक है, तो हम कंजप्शन के लिए क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। ठीक है, अब ये तो अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था ही नहीं। परचेज हमने किया था 15,000 रुपीज का और क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 1,000 रुपीज का। तो 14,000 का जो अमाउंट है वो क्या है? 14,000 का कंजप्शन का अमाउंट है, और ये कंजप्शन किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो 14,000 विल बी
मैं बता देती हूँ कहाँ लिखोगे, कैसे लिखोगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप यहाँ लिखोगे बाट एंड बॉल टू कंजप्शन ऑफ बैट एंड बॉल। आप यहाँ पे लिख दोगे 15,000 माइनस 1,000, 14,000 रुपीज आप यहाँ पे दिखा दोगे। और ये जो 1,000 रुपीज है ये आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना होगा, क्योंकि आपकी एसेट है बची हुई। ठीक है, तो यहां पर आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी मैंने आपको जो सब्सक्रिप्शन का पार्ट सिखाया था वो यही है, जिसमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये वही वाला क्वेश्चन है। और प्लीज मैं फिर से कहूंगी यही बात आपसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आए। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। From the following information show how the subscription will appear in the balance sheet of the Star Club as at 31st March 2020. Subscription received in the year ended 31st March 2020 were 2,50,000. ठीक है, including 15,000 for the year ended 31st March 2019. यानी कि ये कौन सा आ गया, सब्सक्रिप्शन किसका, ये प्रीवियस ईयर का। एंड 13,000 रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, ये क्या हो गया, एडवांस करेंट ईयर। देखिए मैंने यहां लिख लिया ताकि मुझे याद रहे जब मैं क्वेश्चन करूं, मेरे से गलती ना हो। यहां पे मैं लिखूंगी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, वहां लिख दिया मैंने करेंट ईयर। ठीक, एट द एंड ऑफ द ईयर 1920 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वॉट 25,000। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, देखिए यहां लिख दिया मैंने। ठीक, फिर से बिल्कुल वही फॉर्मूला पुट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 31st मार्च 2019 वर 19,000 रुपीज। देखिए एक बात यहां पर मैं आपको समझा देती हूं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया 2019 में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो मुझे मिलना था, दैट वाज 21,000 रुपीज। इस 21,000 रुपीज में से मुझे कितना मिल गया, 15,000 रुपीज। तो जितना मुझे मिला सिर्फ वही मैं माइनस करूंगी। 6,000 तो अभी भी नहीं मिला ना, तो उसे मैं क्यों माइनस करूंगी, सिर्फ उतना ही माइनस करूंगी जितना मिला। ठीक है, while the subscription received in advance on the same date was 16,500. advance previous year. ठीक, अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉर्टेड। देखिए कैसे, सबसे पहले मेरे को दिखा 2,50,000 दिया है, फिर मुझे दिखा प्रीवियस ईयर का मुझे कितना मिला 15,000 माइनस हो जाएगा, यह भी आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, एडवांस मुझे करंट ईयर में कितना मिला 2021 का, दैट इज 13,000, अगेन एडवांस माइनस हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर 1920 द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वाज 5,000। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा कितना है 25,000, प्लस कर देंगे। और फिर ये वाला जो पार्ट दिया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें डायरेक्टली क्योंकि 15,000 से मतलब है, 21,000 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एडवांस जो मिला है मुझे प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है वो करंट ईयर का होगा ना, तो इसे मुझे ऐड करना होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन करके दिखा देती हूं एक। ये देखिए ये ऐसे होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,50,000। ठीक है, आई होप ये बात याद हो गई आपको। ठीक, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 15,000
ठीक, फिर माइनस एडवांस करंट ईयर दैट इज 13,000। ठीक, ये माइनस को जो है वो मैंने ब्रैकेट में जानबूझ के लिखा है ताकि आप इसका डिफरेंस देख सके। इसके बाद मैं नेक्स्ट कलर का पेन यूज करती हूं ताकि दिख सके आपको। ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 25,000 विल बी एडेड प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 25,000। ठीक, फिर 16,000 प्रीवियस ईयर का था, मैं यहां पे ऐड कर रही हूं, देखिएगा, प्लस एडवांस प्रीवियस ईयर 16,500। बस अब आप इसको प्लस माइनस करके इसका बैलेंस निकाल लेंगे और इसका बैलेंस आएगा 2,63,000 रुपीज। ठीक, तो बिल्कुल यही फॉर्मेट पे आपको करना है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसे तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रही हूं आएगा ही आएगा। ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और जब आप क्वेश्चन पढ़ें तभी उसका छोटा छोटा पार्ट में बना लीजिए, फिर आपको आराम से पुट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस और जो बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर है, उन सारे क्वेश्चन के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।